आज 13 अक्टूबर को जो हमारा हिंदू का एडिटोरियल है, आज एडिटर साहब ने बात उठाई है वेंडेटा विदाउट लिमिट, असीमित सीमा से परे। वेंडेटा का मतलब प्रतिशोध। आप देख ही पा रहे होंगे आजकल द हिंदू के एडिटोरियल में प्रतिशोध की राजनीति की बहुत बात चल रही है। अब यहाँ पे जो आज का किस्सा है वो उन्होंने उठाया है, ये रिवाइविंग, पुनर्जीवित करना 13 ईयर ओल्ड केस की, 13 साल पुराना केस अगेंस्ट अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय जो एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, राइटर भी हैं। स्मैक ऑफ इंटॉलरेंस, ये जो केस है ये स्मैक करता है, इससे गंध आती है इंटॉलरेंस की, असहिष्णुता। असहिष्णुता का मामला क्या होता है? ये तो शुद्ध हिंदी का वर्ड है, असहिष्णुता, यानी कि उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी कि अभी पिछले दिनों आपने देखा था कि एडिटोरियल लिखा था, जो न्यूज क्लिक के ऊपर छापेमारी की है सरकार ने, और उन्होंने कहा था कि वो आलोचनात्मक जो पत्रकारिता है उसके अगेंस्ट, और बाकी पत्रकारिता वर्ल्ड जो है ऐसा आलोचना का रवैया ना अपनाए सरकार के खिलाफ, उसे डराने के लिए वो छापेमारी और कदम उठाए गए थे। और उनका आतंकवाद से और क्या नाम, चाइना के प्रचार से और इंडिया के अगेंस्ट प्रचार से उन्होंने जोड़ा था। उसी कड़ी में उन्होंने दूसरा केस उठाया है कि आज अरुंधति रॉय के खिलाफ जो 13 साल के पुराना उन्होंने केस ओपन किया है, उसी प्रतिशोध वाली राजनीति का नतीजा है। तो उन दोनों का लिंक जोड़ते हुए आज का एडिटोरियल लिखा है। तो यहाँ पे लिखते हैं वेंडेटा विदाउट लिमिट, यानी कि सीमा सीमा से परे सरकार का जो चल रहा है वो वेंडेटा चल रहा है, प्रतिशोध की राजनीति चल रही है। द रिसरेक्शन ऑफ एन ओल्ड केस। रिसरेक्शन का मतलब होता है पुनर्जीवित होना। जैसे हम ईसाई वर्ल्ड में ये रिसरेक्शन काफी फेमस होता है। वहां पे वो कहते हैं कि ईसा मसीह के मरने के नोट डैम श्योर कि 2 या 3 दिन बाद क्या हुआ था, ईसा मसीह जो है वो रिसरेक्ट हुए थे, यानी कि उनका पुनर्जन्म हुआ था, वो फिर से जीवित हो गए थे। तो जो पुनर्जीवित करना है एक पुराने केस का अरुंधति के खिलाफ, और इसके ऊपर उन्होंने आज का मुद्दा लिखा है कि वेंडेटा विदाउट लिमिट। अपने मेन टाइटल में चलते हैं। तो हमारा मेन टाइटल आपको बोलता है, क्या कहते हैं, द रिसरेक्शन ऑफ क्रिमिनल केस। हाँ, एक छोटा सा ग्रामर का रूल मैं करा दूं यहाँ पे। जैसे आप देख रहे हैं 13 ईयर ओल्ड केस, तो इंग्लिश का एक रूल है और नॉर्मल जनरल कॉमन सेंस की बात भी वो आपको नजर आएगी इसमें, कि अगर आपने यहाँ पे कोई नंबर लिखा है और उसके बाद नाउन लिखी है और दोनों को ज्वाइन किया है, यानी कि ये नंबर और ये नाउन, ये दोनों कंपाउंड होके क्या बने हैं, किसी अदर नाउन का एडजेक्टिव बने हैं। तो ये जो वाली नाउन है ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगी, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो, इस नाउन को एडजेक्टिव की तरह से यूज कर रहे हो, और एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं होते हैं। तो जैसे अगर मैं कहूँ एक 3 आदमियों की कमेटी बनाई गई है, और इस तरह के आपके एग्जाम्स में एरर अक्सर देखी जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए 3 मैन, और इसे प्लूरल कर देता है एग्जामिनर, ए 3 मैन कमेटी का अगर गठन किया गया है, तो ये आपका वर्ड सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव के रूप में है। तो एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं होता है, वो हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। तो इसे प्लूरल नहीं करेंगे आप यहाँ पे। तो ये चीज अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 13 ईयर ओल्ड केस, यानी कि ये 13 और ईयर, ये दोनों मिलकर कंपाउंड हुए हैं किसके लिए, इस केस के लिए एडजेक्टिव बने हैं। तो यहाँ पे ईयर्स नहीं करेंगे आप। तो वो कहते हैं कि जो पुनर्जीवित करना है 13 साल पुराने केस को अरुंधति राय के खिलाफ, मेन हेडिंग में चलते हैं। जो रिसरेक्शन है ऑफ ए क्रिमिनल केस, एक आपराधिक मामले का डेटिंग बैक, जो पीछे डेट करता है 2010 में, अगेंस्ट राइटर, जो लेखिका है, एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता है, अरुंधति राय के खिलाफ, एंड एन अकेडमिशियन, और एक शिक्षाविद, जो आपकी एकेडमिक स्कूल कॉलेज से जुड़ी हुई शिक्षा जो होती है उसे बोलते हैं। तो जो हमारे एक शिक्षाविद हैं, और लगे हाथ हिंदी की भी बात कर लें, ये जो विद का मतलब होता है, विद का मतलब जानना होता है, नोइंग मतलब। तो शिक्षाविद जो हैं फ्रॉम कश्मीर, जो कश्मीर से हैं, तो उन्होंने कहा है रिसरसेक्शन जो हुआ है किसका, क्रिमिनल केस का। और कौन सा क्रिमिनल केस, वो डेट बैक करते हुए है 2010 में, किसके खिलाफ, अरुंधति रॉय, जो राइटर एक्टिविस्ट हैं, और उनके एक एकेडमिशियन जो कश्मीर से हैं, टीम्स महसूस होता है। तो आपका सब्जेक्ट और वर्ब कहाँ बनती है, ये है केस का पुनर्जीवित करने किया जाना, क्या करता है, महसूस करता है। क्या महसूस होता है इसमें, कि ये इल मोटिवेटेड है। इल मोटिवेटेड का मतलब क्या है, किसी दुर्भावना से प्रेरित है, यानी कि उसमें से ऐसी गंध आती है, ये केस क्यों है, सरकार की दुर्भावना से प्रेरित है, जानबूझ के किया गया है। देयर कैन बी नो अदर एक्सप्लेनेशन, इसके अलावा उसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती है।
और दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, यानी कि जो दिल्ली के उपराज्यपाल है, उनके पास इसके अलावा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती है हो सकती है, जिनका नाम वीके सिन्हा है। ग्रांटिंग, जो ग्रांट करते हुए हैं सैंक्शन। सैंक्शन का मतलब उन्होंने अनुमति दी है किसको, टू प्रोसिक्यूट, मुकदमा चलाने की, किस पर, मिसिस रॉय पर, एंड शेख शौकत हुसैन। तो इसका, इसके अलावा कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो उपराज्यपाल है दिल्ली के वीके सिन्हा, जो ग्रांट करते हुए हैं इस मिस्टर रॉय, मिसिस रॉय और जो शौकत हुसैन है उनके खिलाफ इस केस को चलाने की। और शौकत हुसैन के बारे में क्या लिखा है, ए फॉर्मर कश्मीरी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, जो एक पुराने कश्मीर की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। और किस पर कहीं के मुकदमा चलाने की अनुमति किसके लिए दी है, फॉर अलेज्ड। अलेज्ड का मतलब जिसके बारे में बात की गई है, कथित, जिसके बारे में बताया गया है कि डिवाइसिव स्पीच थी। डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, बांटने वाला। और तो बांटना होता है, तो डिवाइसिव स्पीच का मतलब यानी कि तोड़ने वाला जो भाषण था, यानी कि समाज में भेद पैदा करने वाला, बंटवारा करने वाला जो स्पीच थी उनकी। एंड इम्प्यूटेशंस, और इम्प्यूटेशन का मतलब होता है आरोप, जैसे किसी के ऊपर जो आरोप मढ़े जाते हैं उन्हें इम्प्यूटेशन बोला जाता है। और जो इम्प्यूटेशन है अगेंस्ट नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध, जो उन्होंने उस पर आरोप लगाए हैं कि इन्होंने राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध बात की है, मेड इन न्यू दिल्ली, जो न्यू दिल्ली में दी गई थी। एज फार, इतना, एज फार बैक, इतना दूर पीछे, एज ऑन अक्टूबर 21 2010, यानी कि करीब अक्टूबर 2010 में वो भाषण दिया गया था। तो इतने पुराने केस को उठाना और फिर से उसे खोलना और फिर से उसमें एफआईआर दर्ज कराना, ये सारा का सारा एक दुर्भावना से प्रेरित लगता है। और उसके बाद में एडिटर साहब के अकॉर्डिंग आपका जम्मू कश्मीर का डिवीजन भी पहले वहां पे सरकार रही है, उसका 2 जगह स्टेट में तोड़ भी दिया गया है, एक को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, 370 वहां से खत्म कर दी गई है। इतना लंबा वक्त गुजर जाने के बाद इस केस को उठाना, तो सिर्फ ये लगता है कि सरकार दुर्भावना से प्रेरित है। और जो भी सरकार के खिलाफ आलोचनात्मक रवैया अपनाएगा, तो जो सवालकार से सवाल पूछेगा उसके खिलाफ ऐसी कार्यवाही की जाएंगी। तो एडिटर साहब उस ट्रेंड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, कमिंग इन, यानी कि केस जो है ये आया है इन द वेक ऑफ रिसेंट अरेस्ट। वेक का मतलब होता है जस्ट आफ्टर, इन द वेक ऑफ का मतलब यानी कि अभी जो कोई घटना हुई है ठीक उसके बाद। तो इन द वीक ऑफ रिसेंट अरेस्ट, जो हाल फिलहाल में अरेस्ट हुआ है परवीर पुरकायस्थ का, तो उसके ठीक आफ्टर ये केस आया है जिसमें इस 13 साल पुराने केस को खोला गया है। द एडिटर इन चीफ, जो एडिटर इन चीफ है न्यूज क्लिक के, अंडर एन एंटी टेररिज्म लॉ, जिनका आतंक निरोधक कानून के अंतर गिरफ्तारी की गई है, तो उसके ठीक बाद मिस अरुंधति राय के खिलाफ इस खेल केस का खोला जाना कहीं ना कहीं सरकार की तरफ दुर्भावना से प्रेरित होने का इशारा करता है। एंड और अदर पिनल प्रोविजंस, और जो दूसरे दंडात्मक प्रावधान होते हैं, जिसमें हम सजा का प्रावधान है, दूसरे जो दंडात्मक प्रावधान है उन वाले चार्जेस के अंदर उनकी गिरफ्तारी की गई है। द रिवाइवल ऑफ ए 30 ईयर ओल्ड केस, और 13 साल पुराने केस का जो उठाया जाना है, बिट्रेस, वो बिट्रे करता है। बिट्रे का मतलब किसी को धोखा देना भी होता है, और बिट्रे का मतलब यहाँ पे सामने लाना भी होता है, एक्सपोज करना। यानी कि ये जो केस का खोला जाना है, ये सामने ला रहा है इंटॉलरेंस को, कि सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, वो असहिष्णु हो चुकी है इसके खिलाफ जो आलोचनात्मक पत्रकारिता होगी। एंड फॉलो से पैटर्न, और यहाँ पे सरकार एक पैटर्न को फॉलो कर रही है, वेंडेटा, एक प्रतिशोध का जो पैटर्न नजर आ रहा है, अगेंस्ट द स्टेट्स परसीव्ड सिविल सोसाइटीज एंटागोनिस्ट। स्टेट परसीव्ड, स्टेट के द्वारा परसीव किया गया, यानी कि शासन द्वारा माना गया, जिसे शासन ने मान लिया है कि वो सिविल सोसाइटी के लोग हैं लेकिन एंटागोनिस्ट हैं। एंटागोनिस्ट का मतलब वो विरोधी हैं, कि जैसे आजकल कुछ नए नए नाम निकाले जा रहे हैं, अर्बन नक्सली हैं या ये हैं, वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। तो ऐसा लगता है सरकार एक पैटर्न पे चल पड़ी है, जो एक वेंडेटा चला रही है, एक प्रतिशोध की भावना चला रही है, जिसे वो अपने विरोधी या समाज के विरोधी मान चुकी है। एंड आउटस्पोकन क्रिटिक, आउटस्पोकन का मतलब जो खुल के बोलता है, यानी कि मुखर आलोचना के खिलाफ वो इंटॉलरेंट हो चुकी है और उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी, और उनके ऊपर ऐसे क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाएंगे। तो ये एडिटर साहब की राय है, ये एडिटर साहब की राय होती है, हमारी अपनी राय नहीं होती है। तो इस चीज को लेके हमारे बारे में कोई राय ना बनाए कि हम सरकार के विरोधी हैं या पक्ष में हैं। तो हमारा सिर्फ
आपका मतलब होता है कि इंग्लिश के स्ट्रक्चर को एनालाइज कर दिया जाए ताकि आप भी थोड़ा सा फ्लुएंट हो जाएं पढ़ने में कि कौन से लिंक कहाँ से जोड़ने होते हैं। अदरवाइज अपनी कोई राय नहीं होती है। हम तो एक वस्तुनिष्ठ विश्लेषण देते हैं जो है जैसा है, एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस हमारा होता है सिग्निफिकेंटली। यानी कि जो अगली बात कही जा रही है वो काफी सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंटली द दिल्ली पुलिस डिड नॉट थिंक, दिल्ली पुलिस को नहीं लगता था द स्पीचेस के वो जो भाषण दिए गए थे 2010 में मेरिटेड कि वो योग्य थे प्रोसिक्यूशन के मुकदमे के फॉर सेडिशन। और सेडिशन का मतलब होता है देशद्रोह। और सैडिज्म एक एक यहाँ पे एक वर्ड होता है सैडिस्टिक प्लेजर। सैडिस्टिक प्लेजर की बात होती है कई बार, उसे बोलते हैं पर पीड़ा आनंद। यानी कि किसी आदमी को दूसरों को सताने में जो आनंद मिलता है। तो यहाँ सैडिज्म का मतलब देशद्रोह से होता है। कि उस टाइम सरकार पुलिस को ये नहीं लगा था कि वो देशद्रोही की श्रेणी में आता है। एट द टाइम, उस टाइम जब भाषण दिए गए थे, एज सोट बाय ए कंप्लेंट, जैसा कि प्रयास किया गया था, जैसा कि प्रयास किया गया था एक कंप्लेनेंट के द्वारा, मतलब एक शिकायतकर्ता के द्वारा। यानी कि उस टाइम किसी शिकायतकर्ता ने, कंप्लेनेंट ने क्या किया था, केस डाला होगा कि भाई ये देशद्रोह का केस है ये भाषण, लेकिन उस टाइम नहीं लगा था। बिफोर ए मजिस्ट्रेट कोर्ट, एक मजिस्ट्रेट की कोर्ट के सामने किसी ने शिकायत की थी, लेकिन पुलिस को उस मामले में कोई दम नजर नहीं आया था उस टाइम, लेकिन आज दम नजर आया है कि वो देश विरोधी बात थी। हाउएवर फिर भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रिजेक्टिंग द पुलिस कंटेंशन, फिर भी एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने रिजेक्ट कर दिया था पुलिस की कंटेंशन को, पुलिस के विवाद को, या पुलिस ने जो वहां पे बात रखी थी अपनी। एंड ऑन नवंबर 27 2010 डायरेक्टेड ए फाइलिंग। और 2027 में पुलिस ने क्या किया, उसने मजिस्ट्रेट ने क्या किया था, निर्देश दिए थे फाइल करने के, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर करने को। और द पुलिस कंप्लाइड, पुलिस ने कंप्लाई किया था विद द ऑर्डर, ऑर्डर के साथ। यानी कि पुलिस ने मजिस्ट्रेट के ऑर्डर देने के बाद एफआईआर दर्ज की थी। और ना खुद उन्होंने, और पुलिस ने उस केस को के खिलाफ कंटेंशन भी किया था, विवाद भी किया था कि ये देशद्रोह का मुकदमा नहीं है। तो उस टाइम पुलिस को नहीं लगा था ये देशद्रोह का मुकदमा है, फिर 13 साल बाद आज कैसे नजर आता है। तो इस पे कुछ शक उठाए हैं हमारे जो एडिटर साहब हैं। तो उन्होंने क्या कहा, पुलिस ने कंप्लेंट फाइल की, इन्वोकिंग सेक्शंस, उसमें सेक्शन लागू किए गए ऑफ द इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता के, कौन से, रिलेटिंग टू सैडिज्म, जो देशद्रोह से जुड़े हुए थे, और स्टेटमेंट्स, और ऐसे स्टेटमेंट से जुड़े थे प्रॉम्प्टिंग एनिमिटी, जो विद्वेष बढ़ाता था बिटवीन डिफरेंट ग्रुप, देश के अलग अलग ग्रुपों के, अलग अलग ग्रुप के लोगों के बीच में। यानी कि देश का बंटवारा करने वाली स्पीच थी। और इम्पिटिशंस, और आरोप लगाए गए थे अगेंस्ट नेशनल इंटीग्रेशन, देश की अखंडता के खिलाफ, के उनके जो भाषण है वो देश की अखंडता को तोड़ने वाले हैं। तो मजिस्ट्रेट के कहने पे एफआईआर दर्ज की गई थी पुलिस के द्वारा। और जब शिकायतकर्ता ने ये वाली बातें की थी तो पुलिस ने उसका वहां पे कोर्ट में अपोज भी किया था, और पुलिस के उसको दावों को खारिज किया था। तो उसी पे सवाल उठते हैं कि ये तब ऐसा क्या हुआ था जो आज देशद्रोह बना। तो वो कहता है एंड स्टेटमेंट, और जो स्टेटमेंट था कॉजिंग पब्लिक मिसचीफ, जिससे पब्लिक में एक मिसचीफ फैलता, एक विद्रोह फैलता, या पब्लिक में उपद्रव होता, तो इस तरह की स्पीच के उसमें। तो द फाइव एफआईआर आल्सो इंक्लूडेड सेक्शन 13 ऑफ द, और उस एफआईआर में सेक्शन 13 को भी इंक्लूड किया गया था, जो किसके लिए है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, यूएपीए। और अभी इसमें जो परवीर प्रकाश वाला जो केस था उसमें भी यूएपीए इम्प्यूट किया गया है। तो विच सीक्स, जिसका मतलब होता है टू पनिश अनलॉफुल एक्टिविटीज, जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं उनको पनिश करना होता है। तो ये वाली धारा भी वहां पे लगाई गई थी। इट इज नोन, ये सबको पता है, दैट द गवर्नमेंट ऑफ द डे, कि उस टाइम की गवर्नमेंट ने डिड नॉट विश, कोई इच्छा नहीं जताई थी, टू परसू एनी केस, कि वो कोई केस करे अगेंस्ट रिमार्क्स, उन टिप्पणियों के खिलाफ, मेड एट द कॉन्क्लेव, जो उस सम्मेलन में की गई थी, टाइटल, जिसका टाइटल था आजादी द ओनली वे, आजादी एकमात्र समाधान। तो एक सम्मेलन हुआ था जिसमें आजादी एकमात्र समाधान के नाम पे वो सम्मेलन किया गया था, और उस टाइम की सरकार ने उस पर कोई केस नहीं किया था। एज इट डिड नॉट वांट, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी टू जेपर्डाइज, क्या करना, जेपर्डाइज करना। और जेपर्डाइज करने का मतलब क्या होता है, सरकार वहां पे जेपर्डाइज करना नहीं चाहती थी। एन ऑनगोइंग एफर्ट, ऑनगोइंग एफर्ट का मतलब जो उस टाइम प्रयास चल रहा था, टू फाइंड ए पॉलिटिकल सॉल्यूशन, कि वो एक राजनीतिक समाधान पे आने की कोशिश कर रहे थे, टू द कश्मीर इशू, कश्मीर के इशू के ऊपर। तो वहां पे ये, तो यहाँ पे क्या होता है,
थ्रू 3 इंटरलोक्यूशन, 3 इंटरलोक्यूशंस के जरिए, यानी कि 3 वार्ताकारों के जरिए उस टाइम सरकार कोई कश्मीर का समाधान निकालना चाह रही थी। तो उस टाइम की सरकार ने उस मुकदमेबाजी से बचने की कोशिश की ताकि वहां पे कश्मीर के समाधान में कोई खलल ना पड़े। ये पॉइंट दे रहे हैं एडिटर साहब के। ये भी हो सकता है एट ए टाइम, एक ऐसे टाइम व्हेन मच हैज चेंज, जब काफी कुछ बदल चुका है इन कश्मीर, कश्मीर में सिंस देन, तब से जब ये हुआ था, ये भाषण दिए गए थे और इनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, तब से कुछ बहुत कुछ बदल चुका है। इंक्लूडिंग क्या क्या इंक्लूड करते हुए बदला है? स्पेल ऑफ इलेक्टेड रूल, वहां पे चुनाव वाले शासन का रूल भी रहा है, यानी कि इस बीच में वहां पे चुनाव है। स्पेल का मतलब यहाँ दौर से लगाएंगे हम, जो इलेक्टेड रूल रहा है, यानी कि वहां चुनी हुई सरकार का शासन रहा है। एंड देन उसके बाद द एब्रोगेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेट। एब्रोगेशन का मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना, समाप्त करना। वहां पे कश्मीर का विशेष राज्य का जो दर्जा था वो खत्म किया गया है 370 के थ्रू। एंड इट्स डिवीजन, और इसका बंटवारा किया गया है टू यूनियन टेरिटरीज, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ दिया गया है। इट मेक्स लिटिल सेंस। तो यहाँ पे अब कोई समझ नहीं नजर आती है, कोई बात नजर नहीं आती है तो क्रिमिनलाइज पास पॉलिटिकल स्पीच कि इतनी पुरानी राजनीतिक भाषण को देशद्रोह के मुकदमे का आधार बनाया जाए। नाउ अब 10 साल बाद मिस्टर सक्सेना हैज अप्रूव्ड, मिस्टर सक्सेना ने अप्रूव किया है प्रोसिक्यूशन को, यानी कि मुकदमा चलाने को फॉर द अदर ऑफेंसेस, दूसरे आरोप के ऊपर, बट नॉट सैडिज्म, लेकिन राष्ट्रद्रोह के ऊपर नहीं, दूसरे देशद्रोह के ऊपर नहीं, बल्कि दूसरे अपराधों के ऊपर उन्होंने मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। एज क्यों क्यों किया है उन्होंने ऐसा? कि देयर इज ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बार किया हुआ है, बैन किया हुआ है किसको? द प्रोसीडिंग विद सेडिशन चार्जेस, राजद्रोह के मुकदमे को आगे चलाना। क्योंकि पिछले कुछ टाइम से ये देखा जा रहा था, अभी हाल फिलहाल ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जरा सा भी कुछ देखते हैं राष्ट्र विरोधी, राष्ट्र विरोधी, राष्ट्र विरोधी, राष्ट्रवाद और राष्ट्र विरोधी एक भयंकर प्रचलन चल चुका है आज की तारीख में। तो उसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस तरह की छोटी छोटी बातों में राष्ट्रद्रोह के केस हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इट इज नॉट क्लियर, लेकिन ये बात स्पष्ट नहीं है वेदर कि क्या द पुलिस विल प्रेस, कि पुलिस प्रेस करेगी द यूएपीए चार्ज, क्या वो ये अनलॉफुल एक्टिविटी प्रोटेक्शन एक्ट लगाएगी? एज क्योंकि सेक्शन 45 ऑफ द एक्ट, जो एक्ट का सेक्शन 45 है, रिक्वायर्स, उसे जरूरत पड़ती है द सैंक्शन, अनुमति की, ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि उसके लिए केंद्र सरकार से अनुमति की जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ती है। एंड द रूल्स प्रेस्क्राइब्ड, और रूल जो है वो बताते हैं स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट के, बहुत ही कठोर समय की सीमा होती है टू ऑब्टेन इट, इस परमिशन को लेने में। तो इस पे सवाल उठाए हैं कि क्या पुलिस ऐसा करेगी? इट मस्ट बी एग्जामिन्ड। तो एडिटर साहब कहते हैं कि इस बात की जांच की जानी चाहिए इफ द प्रोसिक्यूशन इज बार्ड, क्या जो मुकदमा है वो बार्ड किया है बाय लिमिटेशन, क्या वो बंधा हुआ है किससे? लिमिटेशन से, सीमा से। तो इस बात की जांच की जानी चाहिए क्या क्या ऐसे मुकदमे को चलाया जाना सीमा से बंधा हुआ है, क्योंकि 10 साल बाद इस तरह का मुकदमा चलाया जा रहा है 10 साल की स्पीच के ऊपर। तो इस बात की जांच की जानी चाहिए कि क्या एक सीमा से बंधा हुआ है। अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, भारतीय दंड संहिता की जो प्रक्रिया है के अकॉर्डिंग, फॉर द लिमिटेशन फॉर ऑफेंसेस, और जो सीमा है ऐसे अपराधों की दैट एंटेल, जो एंटेल करते हैं, यानी कि जिनके साथ लगा होता है प्रिजन टर्म ऑफ अप टू 3 इयर्स, और ऐसे मुकदमे जिनके साथ कम से कम 3 साल की प्रिजन की लिमिट हो। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इस बात की जांच की जानी चाहिए कि ये ऐसे मुकदमे क्या समय से बंधे हुए हैं जिनमें कम से कम 3 साल की सजा है, क्योंकि इस तरह का जो मुकदमा अरुंधति राय के खिलाफ खोला गया है तो इसमें 3 साल की सजा हो सकती है उसमें। तो क्या इसकी कोई टाइम की सीमा है कि इतने टाइम के बाद ये मुकदमा नहीं वैलिड होगा? इस 3 इयर्स यहाँ के बात की है। ऑल 3 सेक्शंस, और ये सारे के सारे तीनों जो सेक्शन हैं फॉर विच सैंक्शन हैज बीन ग्रांटेड, जिसके अंदर सेक्शन ग्रांट की गई है राज्यपाल ने, कौन कौन से सेक्शन? 153 ए, 153 बी और 505। अट्रैक्ट ए 3 ईयर जेल टर्म, इन तीनों में 3 साल की जेल की टर्म बनती है। इवन दो, चाहे द कोड परमिट्स द एक्सक्लूजन ऑफ द पीरियड, चाहे हमारा जो कोड है, यानी कि जो दंड की संहिता है यहाँ पे, चाहे वो इजाजत देता है एक्सक्लूजन ऑफ द पीरियड, कि हम उस पीरियड को एक्सक्लूजन करें, हम उस पीरियड को बाहर निकाल दें, ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान सेक्शन इज अवेक्टेड, सेक्शन का इंतजार किया जा रहा है। यानी कि इस मुकदमा चलाने के लिए अभी जो है पुलिस वो केंद्र सरकार से अनुमति का इंतजार कर रही है। तो इस इंतजार वाले पीरियड को हम उस पीरियड से बाहर निकाल दें,
जो लिमिट है कि इस इतने बाद ये मुकदमा वैलिड नहीं करेगा। तो वाइल कंप्यूटिंग लिमिटेशन, जब हम लिमिटेशन को गणना कर रहे हो, यानी कि किसी ने कहा है कि इस तरह का, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्जैक्ट कानूनी मामलों को मैं इतना बड़ा जानकार नहीं हूँ। तो यहाँ पे क्या है, मान लो किसी मुकदमे में यह प्रावधान है कि भाई ये वाला मुकदमा केवल आप 3 साल के अंदर अंदर दर्ज कर सकते हो, और अब यहाँ पे कर रहे हैं वो 10 साल बाद दर्ज। इसमें क्या होगा, तो फिर तो ये तो आज वैलिड ही नहीं करता। तो इस वाली चीज की जांच करने की बात कर रहे हैं वो। तो वो क्या कहते हैं, तो अगर ये परमिशन का इंतजार करने वाली समय सीमा इस 3 साल से बाहर भी निकाल दें, तो इट इज अनलाइकली, फिर भी ये बिल्कुल असंभव है, दैट कोर्ट विल परमिट, कि कोर्ट अनुमति देगा सच एन एक्सक्लूजन, इस तरह के एक्सक्लूजन की, इफ द सेक्शन इटसेल्फ, क्योंकि खुद अनुमति ही वॉज सोट, वो मांगी गई है आफ्टर द लिमिटेशन ऑफ पीरियड, क्योंकि आप लिमिट, वो जो आप अनुमति मांग रहे हो मुकदमा चलाने की, वही टाइम लिमिट से परे मांग रहे हो। मान लिया ये था कि भाई आप 3 साल या 5 साल के अंदर मुकदमा चला सकते हैं, आप वो मुकदमा चलाने की अनुमति ही 10 साल बाद मांग रहे हो, तो फिर वो वेट करने वाली को एक्सक्लूड करने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, अगर आप स्पीच के 1 साल बाद मुकदमा चलाने की वो मांगते हैं अनुमति, तो फिर ये एक्सक्लूजन हो सकता था। तो इस तरह की बात हाँ एडिटर साहब ने आज की है। तो मुद्दा तो गंभीर है, और वो कह रहे हैं कि सरकार दुर्भावना से प्रेरित होकर आलोचना करने वालों के खिलाफ काम कर रही है। तो आपकी जैसी राय है, आपको भी सोचना चाहिए। और मैं फिर मिलता हूँ नए एडिटोरियल के साथ। कल किसी प्रॉब्लम की वजह से, एक्चुअली कल कोचिंग सेंटर पे एक बच्ची को थोड़ा सा सेंटर के बाहर एक्सीडेंट हो गया था, तो हमें उसे लेके जाना पड़ा एकदम हॉस्पिटल वगैरह, तो उस चक्कर में मैं कल का एडिटोरियल नहीं पढ़ पाया था। तो आज मैं नया लेके आया हूँ, कर फिर मिलते हैं। तक के लिए हैव अ नाइस डे।